केंद्र आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बा 2022-23 के लिए कुछ सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 अभ्यास पत्र 2023 सेट बा में क्वेश्चन नंबर 1 है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समग्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयों का अध्ययन हम किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। औसत लागत वक्र होता है। औसत लागत वक्र जो है वो यू आकार का होता है क्योंकि पहले लागतें घटती हैं और एक बिंदु के पश्चात बढ़ने लगती हैं। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति। यदि मान लीजिए आप टमाटर बेचते हैं और टमाटर की मूल्य यानी कीमत बढ़ जाए तो अब आप पूर्ति यानी उसे ज़्यादा बेचेंगे या कम, ज़्यादा बेचना चाहेंगे यानी पूर्ति बढ़ती है। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र 1929 की मंदी के बाद अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? हस्तांतरण भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जो एक पक्षीय होते हैं। तो जो सेवानिवृत्ति पेंशन है ये एक पक्षीय नहीं है। क्यों नहीं है एक पक्षीय? क्योंकि जो कर्मचारी था उसने पूर्व में जो सेवाएं दी थी उसके बदले में उसे अब पेंशन मिल रही है, इसलिए यह हस्तांतरण भुगतान नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949। निवेश के निर्धारक घटक हैं पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। आ और बा दोनों, क्योंकि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश भी बढ़ता है, तो ये दोनों निवेश को निर्धारित करने वाले घटक हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छोटे छोटे चरों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में करते हैं? व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि उसके इसी छोटे चर का अध्ययन करती है। ऊंचा, जैसे ये तटस्थता वक्र है, तो ये क्या है? आपके पास 100 रुपये हैं, आप इतनी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। ये क्या है? आपके पास 200 रुपये हैं, ये उदासीनता वक्र बता रहा है। तब आप ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करेंगे, तब आपकी संतुष्टि कैसी होगी? उच्च स्तर की। ऊंची तटस्थता वक्र, ये ऊंचा तटस्थता वक्र है जो ऊंची संतुष्टि को बताता है। पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक घर जो है वो नीलाम हो रहा है और उसकी वास्तविक कीमत से अधिक कीमत लग जाए, तो क्या आप आसपास के घर भी नीलाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो आप कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन घर की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, और इसलिए पूर्ति का नियम नीलामी की वस्तुओं पर लागू नहीं होता। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन नीलामी की वस्तु की कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन इनकी पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में वस्तुएं समरूप होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तुएं बिकती हैं वे बिल्कुल एक जैसी होती हैं, रंग रूप आकार डिज़ाइन में एक ही जैसी होती हैं। आर्थिक मंदी कब उत्पन्न हुई? 1929। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। मांग के आवश्यक तत्व 5 होते हैं। आपको जैसे आपको कार खरीदना है तो पहले आपको कार खरीदने की इच्छा होना चाहिए, इसके बाद आपके पास धन होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, फिर आप उस धन को जो है खर्च करने के लिए तत्पर होना चाहिए, इसके बाद आप निश्चित समय और निश्चित कीमत पर ही कार को बेचा जा सकता है या मांग की जा सकती है। तो ये 5 तत्व होने पर ही मांग होती है। यहाँ स्थानापन्न वस्तु लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में जो गलत है। पूरक वस्तुएं कार और पेट्रोल हैं क्योंकि इनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। वस्तु की पूर्ति कौन करता है? उत्पादक करता है। साम्य कीमत कब होती है? जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। भारत में बजट की स्वीकृति कौन देता है? लोकसभा। रक्षा व्यय कैसा व्यय है? गैर योजनागत व्यय है, क्योंकि सरकार को ये पता नहीं होता कि कोई आक्रमण होगा या कोई आकस्मिक घटना होगी कि रक्षा व्यय बढ़ेगा, इसलिए इसकी योजनागत व्यय में नहीं रखा जाता, इसे गैर योजनागत व्यय में रखा जाता है। एक शब्द में उत्तर। जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, ये 2 चित्र देखिए, ये है
सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये है कुल उपयोगिता। तो जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। प्रति इकाई लागत को कीमत या औसत लागत कहते हैं। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्षों के लिए की जाती है? 1 वर्ष के लिए। एक समय बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? स्टॉक। समय बिंदु जैसे 31 मार्च को कितना स्टॉक है? तो 31 मार्च क्या है? समय बिंदु, तो इसमें स्टॉक। किसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है? जेवी सेन है। उपभोग फलन का समीकरण है C=FY, यानी उपभोग आय पर निर्भर करता है। सत्यासत्य उपभोक्ता का संतुलन में कब होता है? जब सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मूल्य के। यहाँ आपको माइनस नहीं, बराबर होना चाहिए। उत्पादन बंद करने की स्थिति में स्थिर लागत शून्य हो जाती है। यह सत्य है यदि यहाँ पर दीर्घकाल और लिखना था। यदि यहाँ अल्पकाल होगा तो यह असत्य हो जाएगा, दीर्घकाल होगा तो यह सत्य हो जाएगा। क्योंकि दीर्घकाल में आप उत्पादन बंद कर दें तो आपको चौकीदार का वेतन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अल्पकाल में आप उत्पादन बंद भी कर दें तब भी चौकीदार को वेतन देना पड़ेगा। साधनों की सीमितता आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। आपके पास बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं, यही एक आर्थिक समस्या है। यह कथन सही है। समग्र मांग समग्र पूर्ति का अंतर स्फीर्तिक अंतराल कहलाता है। यह कथन हम सत्य भी कर सकते हैं, असत्य भी। यह कथन सत्य कब होगा? जब यह लिखा होता कि समग्र मांग आवश्यक मांग से अधिक है तो इसे स्फीर्तिक अंतराल कहते हैं, और समग्र मांग आवश्यक मांग से कम है तो इसे अविस्फीर्तिक अंतराल कहेंगे। रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित किया गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है, यह जेवी से द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसलिए यह गलत है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि व्यापार संतुलन का जो शेष होता है उसे भुगतान संतुलन में स्थानांतरित किया जाता है। विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन असत्य है, क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय एवं रोजगार विश्लेषण है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक हैं? क्योंकि एक रीति मतलब की कमी को दूसरी रीति दूर करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमी को समष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की कमी को व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी करती है। दोनों को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ये बोलता है कि यदि आप भूमि को स्थिर रखकर श्रमिक की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो पहले तो उत्पादन में वृद्धि होगी, एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगेगा। इसकी मान्यता क्या है कि जितने भी आप श्रमिक बढ़ा रहे हैं वे सब समरूप एक जैसे शक्ति के होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी आप हल से खेती कर रहे हैं तो हल से करें और ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं तो ट्रैक्टर से ही करें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन की संकल्पना को बताइए। अल्पकाल में क्या होता है कि हम भूमि को स्थिर रखकर श्रमिक की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो इसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं और अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं, और इसके बाद उत्पादन कितना बढ़ता है इसका अध्ययन हम अल्पकालीन उत्पादन फलन में करते हैं। जबकि दीर्घकाल में हम भूमि को, पूंजी को, श्रम, संगठन, साहस सबको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कीमत तल किसे कहते हैं? जब सरकार किसी वस्तु या सेवा की न्यूनतम कीमत को निर्धारित करती है तो उसे कीमत तल कहते हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य। संतुलन मूल्य से क्या आशय है? संतुलन मूल्य यानी किसी वस्तु
यह सेवा का संतुलन मूल्य वह होता है जहाँ उसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। जितना माल होता है सब बिक जाता है, बाजार साफ हो जाता है। प्रशासकीय कीमत क्या है? गार्डन मीन्स जो हैं उन्होंने प्रशासकीय कीमत का विचार दिया कि प्रशासकीय कीमत प्रशासकीय क्रिया द्वारा निर्धारित होती है, एक विशेष समय अवधि में स्थिर होती है और ये बाजार कीमत से भिन्न होती है। जैसे सरकार किसी वस्तु की कीमत निर्धारित कर दे तो वो प्रशासकीय कीमत होगी, लेकिन बाजार कीमत उससे भिन्न होती है। श्रम की मांग और वस्तुओं की मांग में क्या अंतर है? श्रम की जो मांग होती है वह अप्रत्यक्ष होती है, जबकि वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि यदि पेन की मांग जो है वो बढ़ जाए तो पेन बनाने वाले श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाती है। स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? स्टॉक जो है वह एक समय बिंदु पर मापा जाता है, जैसे 31 मार्च को कितना स्टॉक है, जबकि प्रवाह जो है वह एक समय अवधि में मापा जाता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य कितनी बिक्री हुई। स्टॉक का उदाहरण, टंकी में जल रखा है तो स्टॉक है और नदी में जल बह रहा है तो प्रवाह कहलाएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की तुलना कीजिए। राष्ट्रीय आय एक देश की प्रगति का सूचक है, जबकि प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति की प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय आय का उपयोग जनहित में किया जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय का उपयोग व्यक्तिगत हित में किया जाता है। व्यक्ति अपने हित के लिए व्यक्तिगत आय का उपयोग करता है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? चूँकि इसमें सकल शब्द आया है तो हमें घरेलू सीमा वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। किसी देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित, ये समझता नहीं है, समस्त है, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मुद्रा के दो प्रमुख कार्य। मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं। मुद्रा मूल्य का मापक है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य को हम मुद्रा में मापते हैं। मुद्रा के सहायक कार्य क्या है? स्थगित भुगतान का मान। मुद्रा के माध्यम से, जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहोगे कि हम भविष्य में भुगतान कर देंगे, ऋण सुविधा मुद्रा के कारण उपलब्ध है। मूल्य का संचय, आप मुद्रा के रूप में मूल्य को संचित रख सकते हैं, धन को संचित कर सकते हैं। पहले वस्तु विनिमय था, वस्तुओं को संचित करते थे तो वो खराब हो जाती थी, अब मुद्रा को संचित करेंगे तो वह खराब नहीं होगी। अल्पकाल में रोजगार का स्तर और आय की मात्रा वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग समझाइए। मतलब अल्पकाल में रोजगार स्तर, यदि अल्पकाल में मान लीजिए प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाए तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन भी बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ने के कारण जो उत्पादन करने वाले श्रमिकों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा और उनको आय मिलेगी तो आय भी बढ़ेगी। तो प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, उससे रोज़गार बढ़ता है और आय में भी वृद्धि हो जाती है। चक्रीय बेरोजगारी, कीन्स ने चक्रीय बेरोजगारी की धारणा दी कि व्यापार चक्र के कारण चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और व्यापार चक्र क्यों उत्पन्न होते हैं? प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की कमी के कारण रोज़गार कम होता है और रोज़गार कम होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कुल मांग के घटक क्या हैं? यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं तो या तो वह उपभोग करेगा, निवेश करेगा, या फिर आयात निर्यात करेगा, और सरकार के भी व्यय। तो ये सारे व्यय जो हैं शुद्ध कुल मांग के घटक कहलाते हैं। बचत फलन, बचत फलन क्या बताता है? बचत फलन आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को बताता है कि यदि आपकी आय बढ़ेगी तो आप बचत को कितना बढ़ाएंगे। इसका फॉर्मूला है बचत, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इसे, बचत फलन का फॉर्मूला है S = FY, यानी जो बचत है वह Y यानी आय पर निर्भर करती है। उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग की प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा को बताती है। उपभोग फलन का फॉर्मूला या उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला C = FY, यानी उपभोग Y यानी आय पर निर्भर करता है।